हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफसी क्लासेस में। पिछली क्लास हमने गंगा नदी के बारे में समस्त बातें जान ली थी। आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमने बताया था सिंधु नदी तंत्र हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो आज हम जानेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम चेमायोंगडुंग ग्लेशियर के पास बोखरचू नामक स्थान से हुआ है। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर और यह तिब्बत से भारत और भारत से पाकिस्तान में बहती है। भारत में पर्वतीय क्षेत्र और पाकिस्तान में मैदानी भाग में बहती है और पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित करती है। पाकिस्तान के बिल्कुल मध्य से बहती है। और यह नदी गार्जों का निर्माण करती है। गार्ज क्या कहलाते हैं? इसे नदी है नदी है इसका प्रवाह है। ये जो बी आकार का शेप है इसे कहते हैं बी घाटी या बी शेप घाटी। इसी का बड़ा रूप कहलाता है गार्ज और गार्ज का बड़ा रूप कहलाता है कैनियन। यह नदी पाकिस्तान के कराची के पास डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। हम सिंधु नदी को मैप पर देख लेते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। तो यहाँ पर है तिब्बत में चेमायोंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ पर 3 स्थान हैं: मानसरोवर झील, और यहाँ पे है राकसताल और ऊपर बोखरचू। यहाँ से उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का, यहाँ से उद्गम होता है सतलुज नदी का और यहाँ से उद्गम होता है सिंधु नदी का। सिंधु नदी तिब्बत से बहती हुई भारत में जब दमचौक नामक स्थान पर पहुंचती है तब वहाँ से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पर लद्दाख से अड़ी और यहाँ पर है
जास्कर सेड़ी। तो सिंधु नदी यह नदी यहाँ से बहती हुई लद्दाख सेड़ी को गार्ज बनाते हुए दुगांती नामक स्थान से काटती है और लद्दाख सेड़ी और जास्कर सेड़ी के समांतर बहती हुई चिल्लास नामक स्थान पर भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान को दो बराबर भागों में विभाजित करते हुए कराची के निकट अरब सागर में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। अब हम गंगा नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ आज हम देखेंगे बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। जो एक नदी है अगर इस ओर बह रही है तो ये हो जाएगा दाएं हाथ की सहायक नदियाँ, और इस तरफ से मिलने वाली नदी हो जाएंगी बाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो आज हम देखते हैं गंगा नदी की बाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदियाँ। अगली क्लास में देखेंगे दाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदियाँ। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यह है पीओके वाला पार्ट, यह है सीओके श्रीनगर, ये जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। यहाँ से निकलती है सतलुज नदी। यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर में सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब और यहाँ मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। यहाँ पर है रोहतांग दर्रे के पास ब्यासकुंड से निकलती एक नदी ब्यास नदी, जो बहती हुई हिमाचल प्रदेश से बहती हुई पंजाब में सतलुज नदी से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? हरिके बैराज नामक स्थान पर, हरिके बैराज। और यहाँ पर हरिके बैराज नाम से एक बांध बनाया गया है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। हरिके बैराज हो जाएगी सतलुज नदी। ब्यास नदी, यहाँ पर है बड़ा लाचरा दर्रा। वहीं से दो धाराएं निकलती हैं, चंद्रा एवं भागा। यह है चंद्रा, यह है भागा। दो धाराएं मिलती हैं और ये धारा जहाँ पर संयुक्त मतलब मिल जाती है आपस में, वहाँ से बनती है चेनाब नदी। और यह चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है और यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान में सराय सिंधु नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है। नहीं है, सराय सिंधु नाम नहीं है, ये मिठानकोट का ही पार्ट है। मिठानकोट का ही पार्ट है ये चेनाब नदी।
और अब कौन नदी देखते हैं। ये है वेरीनाग झील। वेरीनाग झील यहाँ से निकलती है झेलम नदी, जो आगे बुलर झील से पानी प्राप्त करते हुए झुंग नामक स्थान पर चिनाब नदी से मिल जाती है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से, ये पूरा पार्ट रोहतांग दर्रे का है, नहीं, ये रोहतांग दर्रे वाला पार्ट। यहाँ से निकलती है रावी नदी, जो सराय सिंधु नामक स्थान पर चिनाब नदी से मिल जाती है। यहाँ से निकली रावी नदी, यहाँ से निकली झेलम नदी, झेलम नदी और रावी नदी अपना पानी किसको देती हैं, चिनाब नदी। और चिनाब नदी आगे जाके सतलुज जैसी मिलती है मैथानकोट में, और मैथानकोट में अपना जल किसको देती हैं, सिंधु नदी को। और यहाँ से निकलती है ब्यास नदी ब्यासकुंड से, और अपना जल किसको देती है, सतलुज नदी को। तो यहाँ से सतलुज नदी की सहायक नदी कौन सी है, ब्यास नदी। और सिंधु नदी की सहायक नदी सतलुज नदी। ये सब भी सहायक नदी है, लेकिन सतलुज नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चिनाब नदी की सहायक नदी कौन सी, झेलम नदी। और चिनाब नदी की एक और सहायक नदी कौन सी, रावी नदी। और चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है, सतलुज नदी की। अब हम इन नदियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी नदी देख लेते हैं, झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, वेरीनाग झील से। और यह बुलर झील से पानी प्राप्त करते हुए झुंग नामक स्थान पर चिनाब नदी पर मिल जाती है। क्वेश्चन आता है कि इसका पुराना नाम क्या है। पुराना नाम, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, बेतस्ता। ये बहुत IMP क्वेश्चन है। झेलम नदी का पुराना नाम बेतस्ता। और इसकी सहायक, यह किसकी सहायक नदी है, चिनाब नदी की सहायक नदी। और यह नदी मुजफ्फराबाद के पास भारत एवं पाकिस्तान के बीच 170 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अगली नदी देखते हैं यहाँ पर, चिनाब नदी। इसका पुराना नाम क्या है, अस्कनी। और यह चिनाब नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, चिनाब सहायक नदी है झेलम, और दूसरा रावी। अगली देख लेते हैं रावी नदी। रावी नदी का पुराना नाम क्या है, परुसणी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से। अगली नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम व्यासकुंड से होता है। इसका पुराना नाम बिपाशा। पुराना नाम क्या है, बिपाशा। और अगली नदी कौन सी, सतलज नदी, जिसका पुराना नाम है
सतोद्री। उद्गम कहाँ से होता है? राकसताल चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। अब हम सिंधु नदी के एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास बोखरचू नामक स्थान से। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। यह तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है और भारत से पाकिस्तान में जाती है और अरब सागर में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। भारत में पर्वतीय क्षेत्र में और पाकिस्तान में मैदानी भागों में बहती है। यह गार्जों का निर्माण करती गार्ज क्या कहलाते हैं? बीआकार की घाटी है और बीआकार की घाटी का बड़ा रूप गार्ज कहलाता है और गार्ज का बड़ा रूप कैनियन कहलाता है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बेतस्ता। चिनाब नदी का पुराना नाम अस्कनी। रावी का पुराना नाम परसणी और ब्यास नदी का पुराना नाम बेपासा। सतलुज नदी का पुराना नाम सतोद्री। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बोखरचू नामक स्थान से और यहाँ से सिंधु नदी बहती हुई तमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ दोगांती नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटते हुए लद्दाख और जास्कर के समांतर बहती है, बीचों बीच बहती है और यहाँ से बहती हुई चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान प्रवेश करती है और यहाँ कराची में अरब सागर में गिर जाती है। राकसताल से निकलती है सतलुज नदी जो सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से हिमाचल प्रदेश से बहती हुई पंजाब में से बहती हुई पाकिस्तान में पठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाती है और यहाँ से निकलती है रोहतांग दर्रे से ब्यासकुंड। रोहतांग दर्रे के ब्यासकुंड से निकलती है ब्यास नदी जो हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है और यह हरिके बैराज बनाया गया है जिससे इंदिरा गांधी के नाम निकाली गई है। यहाँ बाड़ालाचला दर्रा से दो धाराएं निकलती हैं, चंद्रा और भागा, और ये दो धाराएं आपस में मिलती हैं और यहाँ से बनती है चिनाब नदी जो यहाँ हिमाचल प्रदेश से बहती हुई जम्मू एंड कश्मीर से बहती हुई सतलुज नदी से मिल जाती है। सतलुज नदी से मिलती है मैथानकोट में और आपस में दोनों अपना जल कहाँ देती हैं? सिंधु नदी को। और यहाँ से बेरीनाग झील से निकलती है झेलम नदी जो बलर झील के पास से जल इकट्ठा करते हुए झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की 170 किलोमीटर की सीमा बनाती है मुजफ्फराबाद के पास और झुंग नामक स्थान पर चिनाब नदी भी मिल जाती है। और यहाँ रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी और यही रावी नदी सराय सिंधु नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? चिनाब नदी से। इसकी लंबाई, नदियों की लंबाई देख लेते हैं। झेलम नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर और सतलज नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर। ब्यास नदी की लंबाई है 460 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर और चिनाब नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर। सिंधु नदी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देते रहते हैं। सबसे पहला फैक्ट, ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है। तो भारत में बहती है। और ब्यास नदी के ही किनारे कुल्लू एवं मनाली शहर बसे हुए हैं। और अगला फैक्ट है, सतलज नदी को तिब्बत में लांगसेन खंबाव नामक नाम से जाना जाता है। और अब अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे सिंधु नदी की दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां एवं सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के बीच बनने वाले दोआब क्षेत्र। जय हिंद दोस्तों।
honest, but we live for it, we die for it, we live